हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गुडविल आर्ट्स क्लासेस। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास में, जहाँ पे हम आज पढ़ेंगे यूनिट 1 का ही चैप्टर नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990। तो ये चैप्टर नंबर 2 है। एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप लोग बुक लेकर के, अपनी नोटबुक लेकर के बैठ जाइए। चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 आपको याद होगा, जिसमें हमने पढ़ा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी के जस्ट बाद जो स्थिति थी वो कैसी रही थी। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत से चले गए लगभग 200 सालों बाद, तो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या रही, हम किस जगह पे खड़े हैं, हमें किस किस एरिया में डेवलपमेंट या विकास की ज़रूरत है, वो सब हम इस कृषि की क्या हालत है, उद्योग की क्या स्थिति है, लोग कैसे रह रहे हैं, गरीबी कितनी है, जीडीपी ग्रोथ कितना है, वो सब हम इस चैप्टर में देखेंगे आज। ठीक है, तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आर्थिक विकास को दिखाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत को आज़ादी जो है 1947 में मिली थी अंग्रेजों से। मैंने अभी कहा है 200 साल तक गुलाम रहने के बाद उन्हें आज़ादी मिली 1947 ईस्वी में। तो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो ये समस्या थी कि जो हमारा देश है वो गरीबी, अज्ञानता, बेरोजगारी, पिछड़ी हुई कृषि है, उद्योग की कमी है, इन सब से कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था घिरी हुई थी। तो जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब हमें क्या करना है जिससे हमारे देश का विकास हो सके। जो उस समय के नेता थे, जो प्रधानमंत्री बने थे, या जो किस तरह की अर्थव्यवस्था में अपनानी है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास कि हमारी जो समस्या थी वो आप देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद है कि इसलिए सरकार ने विकास की एक नई रणनीति अपनाई, जिसे कहा गया पंचवर्षीय योजना। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जो है आपका वो है कि योजनाओं का मकसद क्या था। ऑफकोर्स जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो हम किसी इवेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में शादी है और प्लानिंग करते हैं कि आपको कैसे, कहाँ कितने पैसे खर्च करने हैं, कपड़े क्या लेने हैं, हॉल कहाँ होगा, मेहंदी संगीत कैसे करना है, तो आप प्लानिंग करते हैं ना। तो उसी तरीके से सेम हमारे देश में भी पंचवर्षीय योजना, जिसको प्लानिंग कमीशन भी, योजना आयोग, ये सब उसके बारे में पढ़ेंगे हम अभी। ठीक है, तो उसमें तो योजनाएं बनाई गई थी और उसका मकसद क्या था। ऑफकोर्स उसका मकसद था कि तेजी से विकास करना, जीडीपी जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, उसको भी बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना, ताकि देश का विकास हो सके। ठीक है, तो ये सारी हमारी जो है उद्देश्य थे उस समय पे कि हमें क्या क्या करना है। ये मैंने आपको अभी बताया है कि जो कमाई है, हम जो पैसा कमाते हैं, तो हम परिवार में जो हेड होता है, जो पैसे अर्न करता है, वो हमेशा ये जरूर सोचता है कि हमें मुझे पैसे बच्चों की पढ़ाई में देनी है, घर के खर्चों में देना है, कपड़े खरीदने हैं, जरूरी चीज़ें खरीदनी, रेंट देना, बिजली देना है, वो सब हम लोग प्लान कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना, ये कि जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके की है, या हमने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ठीक है, तो उस समय पे हमारा जो है उसको बोलते हैं आर्थिक प्रणालियों के प्रकार, जिसका मतलब है कि कौन सी जो एक देश है वो किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम कर रहा है। जैसे कि आप देखेंगे चीन, रूस, अमेरिका है, तो इन सब की अपनी अर्थव्यवस्था है, जापान हो गया। तो भारत ने भी आज़ादी के तुरंत बाद कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई, तो उसमें थोड़ा विचार किया गया। क्योंकि हम कोई भी एक फॉर एग्जांपल अगर हमने ये सोचा है कि हम अपने देश के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, अगर हम वो अपनाते तो वो भी हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी अधिकार थे वो लोगों के, वो किसी एक व्यक्ति के, विशेष के, या किसी एक संगठन के या संस्था के हाथ में चले आते, तो हमारे देश के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा गरीबी में थे और दशा उतनी अच्छी नहीं थी, ना ही हमारे पास उतने संसाधन थे कि हम पूंजीगत अर्थव्यवस्था को अपना सकते थे। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी सारी चीज़ें जो होती वो एक समाज सरकार के ऊपर लोड बढ़ जाता, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनाना हमारे सही नहीं है। इसीलिए हमारी जो सरकार थी उन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अब जो तीनों अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, हम उसे डिटेल में आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्थिक प्रणाली होती क्या है। तो आर्थिक प्रणाली वह ढांचा है जिसके भीतर कोई देश अपने 3 मौलिक आर्थिक प्रश्नों के उत्तर देता है। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज है, आप देख लीजिए कि आर्थिक प्रणाली वह ढांचा है जिसके भीतर कोई देश अपने 3 मौलिक आर्थिक, यानी कि हमारे जो देश में है या कोई भी देश है, वो जरूर सोचता है कि क्या उत्पादन किया जाए, किस तरीके से उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है उत्पादन क्या किया जाए, मतलब कि व्हाट टू प्रोड्यूस। इसका मतलब होता है कि हम कौन सा अनाज उगाएं या किन चीज़ों का हम प्रोडक्शन करें जो इससे हमारे देश की जो जनता है, जो देश की जो लोग हैं, वो लाभान्वित है, उन्हें मतलब कि
उनके उपयोग में चीजें आ पाए, ठीक है। या फिर कैसे उत्पादन किया जाए, मतलब यहाँ पे ये है कि उत्पादन का क्या तरीका है, कि वो कैपिटलिस्ट मतलब कि पूरा पूंजी लगा के उसको उत्पादन करना है, या श्रमिक यानी कि लोगों का, मजदूरों का यूज करके उस सामान का या किसी चीज का उत्पादन करना है, ये भी डिपेंड करता है। अगर हम मजदूरों का यूज करेंगे तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिल जाएगा, ये भी देखना बहुत जरूरी था। लेकिन अगर हम मशीनों का यूज करते हैं तो हमें ज्यादा फिर प्रोडक्शन ज्यादा कम समय में ज्यादा होगा, बट और भी चीजें ज्यादा लगेंगी, ठीक है। तीसरी चीज थी कि वितरण कैसे किया। वितरण का मतलब यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि हम जो उत्पादन कर रहे हैं उसका डिवीजन कैसे करना है, लोगों के बीच में कैसे बांटना है, ताकि सबको चीजें मिल सके बराबर से, सबके उपयोग में आ सके। ऐसा नहीं कि किसी का पूरा हाथ पूरा घर भर जाए और किसी इंसान को कुछ ना मिले, वैसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी आर्थिक प्रणाली में सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होता है वो वही होता है, लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, मतलब कि उत्पादन क्या किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए करना है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप इसको देख लीजिए। तो उसी का हल लेने के लिए यहाँ पे क्या है कि ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की होती है, जो कि आपका पहला है पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, ठीक है। इसको अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। तो 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है बच्चों। मुझे लगता है कि आप तक को यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। आर्थिक प्रणाली के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें मुख्य 3 हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब एक एक करके हम इन तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखें तो शायद आपको समझ आ रहा होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। दूसरा है आपका समाजवाद, इसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा आपका है साम्यवाद, जिसको बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम ध्यान से थोड़ा देख लेते हैं, जिससे पूंजी यानी कि पैसा है, कैपिटल है, ठीक है। तो उसको हम लोग ध्यान से जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो पूंजी अर्थवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। बहुत जरूरी बाजार अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मेन मकसद होता है वो किसी भी डिमांड को पूरा करना होता है। मांग को बोलते हैं मांग। जैसे कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर है, लाइक उपभोक्ता मैं हूँ, मैं किसी चीज़ की डिमांड या मांग कर रही हूँ कि मुझे 10 जोड़ी कुर्ता चाहिए या कुछ चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बाजार जो दुकानदार है वो मुझे वो चीज़ ला कर दे, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं, तुरंत पैसे मिल रहे हैं, तो वो उस चीज़ का काम करेगा, ठीक है। तो इसमें आर्थिक निर्णय क्या होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करता है, ठीक है। जितनी मांग होगी उस तरीके से वो उसकी सप्लाई कर देते हैं, यानी कि उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, ठीक है। इसमें जो उत्पादन होता है, जो प्रोडक्शन होता है, वो डिपेंड करता है आपका कि वस्तुओं का जो उत्पादन है वो लाभ कमाने के लिए, ठीक है। मतलब मैंने आपको वही कहा कि अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 10 कुर्ते चाहिए, मुझे 4 जोड़ी कुछ साड़ी चाहिए, कुछ भी चेयर, आपके घर में जो भी चीज़ आप डिमांड कर रहे हो, तो वो तुरंत आपको पूरा करेंगे, क्योंकि उसके बदले में उन्हें लाभ यानी कि प्रॉफिट मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या फिर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन मकसद होता है वो है आपका लाभ कमाना, ठीक है। क्या है, प्रॉफिट अर्निंग, मेन मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर बाजार में स्पोर्ट्स कारों की मांग बढ़ रही है तो ऑफकोर्स जो कंपनी होगी वो बाकी सारा अपना प्रोडक्शन काम छोड़ के बंद करके उसको स्लो करके वो क्या करेगी, स्पोर्ट्स कार जिसकी डिमांड है उसको पूरा करने में लग जाएगी, क्योंकि उससे इससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो वही मैं यहाँ पे कह रहे हैं कि कंपनियां क्या करेंगी, स्पोर्ट्स कारों का उत्पादन करने में लग जाएंगी। भले ही समाज को सस्ती सार्वजनिक परिवहन बसों की अधिक आवश्यकता हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि अगर कोई कंपनी को लग रहा है कि मेरी कारों की डिमांड मार्केट में है, तो वो बाकी चीज़ों को, जिससे और लोगों को, गरीब लोगों को या दूसरे लोगों को लाभ हो सकता है, वो उस काम को भी नहीं करके वो क्या करेगी, कारों का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि उसे इससे लाभ मिल रहा है, ठीक है। तो इनका जो तकनीक है वो क्या है बच्चों, वो पूंजी प्रधान होता है, ठीक है। पूंजी प्रधान तकनीक है बच्चे, मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और उससे लाभ कमाने का अपना काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद है वितरण निर्णय। वितरण का मतलब यहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूशन,
तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स क्या है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स यहाँ पे ये है कि जो लोग परचेजिंग, यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा, परचेजिंग पावर है, जिसका मतलब होता है क्रय क्षमता। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक है, और मैं बाजार गई हूँ सामान लेने के, अगर किसी सामान का जो दाम है अगर वो 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो शायद मैं उससे नहीं ले पाऊँ, क्योंकि मेरे पास कितने पैसे, मेरे पास बस 1 लाख रुपए, ठीक है। तो वो मेरा क्या है, मेरा परचेजिंग पावर क्या है, 1 लाख रुपए मेरा परचेजिंग पावर है। उससे ज़्यादा का अगर सामान मिलेगा तो शायद मैं उसको नहीं ले पाऊंगी। तो ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में वितरण निर्णय जो होता है वो डिपेंड करता है क्रय क्षमता, इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पर निर्भर करता है। जिसके पास खरीदने के लिए पैसा होगा वही वस्तुओं और सेवाओं का लाभ उठा पाएगा या किसी सामान को खरीद पाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपके समझने के लिए कि गरीब व्यक्ति को जीवन रक्षक दवा की सख्त आवश्यकता है, मतलब कि एक इंसान एकदम मरने की हालत में है और उसको दवा चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन यदि वह उसकी कीमत नहीं चुका सकता है तो वह उसे दवा नहीं मिलेगी, या व्यवस्था गरीबों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता या नजरअंदाज कर देता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बेसिकली क्या है, कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है, जो लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा है या कंपनी है कोई, तो उनका मेन मकसद क्या होगा, उनका मेन मकसद होगा प्रॉफिट कमाना, ना कि ये देखना कि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है। वो गरीब इंसान है वो चीज़ को नहीं खरीद पाएगा, लेकिन उसकी वो बीमार है मर जाएगा, उससे उन्हें कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी जिसे हमारे देश ने नहीं अपनाया है, ठीक है, हमारे देश में अर्थव्यवस्था नहीं चलती है। आइए आगे देखते हैं। दूसरी अर्थवादी व्यवस्था जो है वो है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवाद, ठीक है। तो इस अर्थव्यवस्था को कहते हैं योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था भी इसे कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे क्या होती है, प्लानिंग के साथ ये काम करता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था सरकार के अंतर्गत होती है, ठीक है, सरकार या केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार उसके अंतर्गत होती है। तो यहाँ पे जो निर्णय होता है वो कौन लेता है, यहाँ पे जो निर्णय है वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार लेती है। तो ऑफकोर्स आपको पता है कि अगर सरकार कोई काम हमारे लोगों के लिए करती है, किसी के लिए भी करती है, तो उनका मेन जो पर्पस होता है वो लोक कल्याण होता है, सार्वजनिक कल्याण, मतलब लोगों का कल्याण हो, उनको हेल्थ की सुविधाएं दी जाए, उनको आपको पता है कि सरकारी स्कूलों में जो फ्री एजुकेशन दिया जाता है, बहुत कम पैसे दिए जाते हैं, मिड डे मील दिया जाता है, सरकारी अस्पताल है, रेलवे है, पार्क है, किसके अंतर्गत आता है, ये सब आता है आपके सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें जो मेन मकसद होता है वो क्या होता है, लाभ ना कमा करके लोगों की सेवा करना हमारा मेन मकसद होता है। तो अगर इस अर्थव्यवस्था में कुछ उत्पादन होता है या कुछ प्रोडक्शन किया जाता है तो उसमें क्या है कि वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए होगा, लोगों के लिए किया जाएगा। मतलब कि जो सामाजिक आवश्यकता यानी कि जो लोगों की आवश्यकताएं हैं और समाज का कल्याण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, ठीक है, ध्यान में रखकर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कहीं बाढ़ आ गया है या लोग डेंगू से बीमार पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पतालों में जो लोग होंगे लोग उनको सरकार मुफ्त सेवाएं, दवा, खाना पीना सब प्रोवाइड करवा देगी, क्योंकि उनका मकसद ही क्या है, लोगों की सेवा करना है, ठीक है। उसके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, सरकार फैसला कर सकती है कि प्रत्येक नागरिक के लिए आवास एक मौलिक आवश्यकता है। वैसे कहा मैंने कि रोटी कपड़ा मकान है, तो जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं या बेसिक नीड्स हैं वो सरकार गरीब लोगों के लिए पूरा कर सकती है। उसके लिए बहुत सारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई है, आवास योजना चलाई गई है, काम देने की योजना है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे है। वितरण निर्णय जो है वो किसके लिए होगा, वो वस्तुओं का वितरण जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गरीब लोग हैं, 10 गरीब लोग हैं, अब एक गांव है पूरा तो वहाँ पे हम 10 लोगों को ही देंगे, बाकी लोगों को छोड़ देंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। सरकार की बनाई गई योजनाएं जो होती है वो सबके लिए बराबर होती है और सब लोग उसका बराबर से लाभ उठाते हैं, ठीक है। तो वितरण आवश्यकता के सिद्धांत पर आधारित होता है। वस्तुओं का वितरण लोगों के क्रय शक्ति, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपके पास कोई चीज है, जो चावल है 1 किलो वो 20 रुपए का मिल रहा है और अगर आपके पास 20 रुपए भी नहीं है तो सरकार बोली कि नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, ऐसा नहीं होता है। क्रय शक्ति, आपके पास पैसे है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अगर दिया गया है तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वो चीज़ मिलेगी ही, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट है, सरकार भी नागरिकों को, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि फ्री एजुकेशन मिलता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, सार्वजनिक है ना बस, सरकारी बसें जो चलती हैं उन सब की जो फैसिलिटी है वो किसके द्वारा पूरी की जा रही है, और सरकार के द्वारा पूरी की जा रही है।
जिसके लिए हमें बहुत कम या तो बहुत नहीं ही कुछ पेमेंट करना होता है, बट सरकार को भी अपने खर्चे चलाने होते हैं, तो इसलिए उससे हमें बहुत मिनिमम या कम दाम पैसा लेती है। तीसरी जो तो समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हमारे देश ने नहीं अपनाया है, क्योंकि समाजवादी पूरा कंट्रोल सरकार के अंदर में आना भी अच्छा नहीं लगा उस समय के नेता जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसलिए जो है लास्ट अर्थव्यवस्था जो है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों वो मिक्स इकोनॉमी ही है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी नोटबुक में कहीं भी लिख लीजिए कि हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक प्रणाली के प्रकार हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, जिसमें क्या है कि 3 तरह की आर्थिक प्रणालियां होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यह आज के समय में सबसे सामान्य प्रणाली है जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों को मिलाकर बनती है। इसका मतलब ये है कि इस अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के दोनों के गुण पाए जाते हैं। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कुछ चीजों पे सरकार का अधिकार होता है, तो बाकी कुछ चीजों पे पूंजीवादियों यानी कि कुछ प्राइवेट ओनर होते हैं उनका अधिकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस कंपनी ले सकते हैं, आप अडानी कंपनी ले सकते हैं, आप टाटा बिरला की कंपनी ले सकते हैं। वो सब क्या है? प्राइवेट एंटरप्राइजेज है। बट कहीं ना कहीं देश में जो आप फोन यूज कर रहे हैं या सीमेंट हो रहा है या फिर पेंट हो रहा है, तो वो सब इन कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। और दूसरा आपको पता ही है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था इसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसका मेन मकसद होता है लोगों का विकास करना, उनका कल्याण करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना। तो वो किस अर्थव्यवस्था में आता है? वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आता है। तो हमारी जो मिक्स इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी है। ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो यह है कि बाजार लाभ कमाने जैसी फैशन के सामान, रेस्तोरां वस्तुओं का उत्पादन करता है। सरकार जो होती है वो आवश्यक, यानी कि दोनों का पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे है कि कुछ चीजें जैसे मिक्स इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां भी काम कर रही हैं और सेवा का काम भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो रेस्टोरेंट हो गए, आपके होटल्स हो गए, वो किस में आते हैं? वो आपके आगे हमें सेवा देने में, जिनसे वो लाभ भी कमा रहे हैं और हमें उसका हम यूज भी कर रहे हैं। दूसरा आपका हो गया राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस हो गया, आपका सड़क, रेलवे, हॉस्पिटल, पार्क हो गए। ये सब किस में आ रहे हैं? क्योंकि हम इसका यूज करते हैं और एक मिनिमम जो भी भाड़ा होता है हम उसको पे कर देते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे हम सेवा भी मिल रही है सरकार की तरफ से हमें, और हम अपना काम भी करते जा रहे हैं। ठीक है। वितरण निर्णय जो होता है, तो लोग अपनी आय के आधार पर यहाँ पे मतलब कि जैसी मेरी इनकम है उस हिसाब से मैं चीजें खरीद लेती हूँ। ठीक है। और अपना काम चला रही हूँ। मेरा जितना इनकम, हम जिस कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम अपना इनकम करके अपना सारा कुछ काम करते जा रहे हैं। ठीक है। और सरकार जो होती है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी के माध्यम से गरीब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कुछ गरीब परिवार हैं या कि कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद उस एक मिनिमम अमाउंट फिक्स, जैसे कि चावल मान लो कि 25 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है। बट कुछ गरीब लोग ऐसे हैं जो उस अमाउंट 25 रुपये में भी चावल को नहीं, दाल को नहीं खरीद पा रहे हैं तो सरकार क्या करती है? उन्हें सब्सिडी देती है। ठीक है। मतलब उसके माध्यम से उन्हें कुछ छूट दिया जाता है कि ठीक है, बाजार में लोग जो कीमत है सरकार के द्वारा 25 रुपये फिक्स की गई है, लेकिन आप गरीब है, आप बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, आप गरीबी रेखा के नीचे है, तो वो दाल चावल है वो आपको 25 रुपये के बदले में 15 रुपये में दिया जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सब्सिडी दी गई। तो जिससे जो गरीब परिवार है वो भी अच्छे से खाना, अपना भोजन खा सकता है। ठीक है। ये हमारे देश का मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हो रहा है, पैसे वगैरह डॉलर सब हो रहे हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया गया है भारत का ही, कि भारत में निजी कंपनियां भी हैं जो कार बनाती हैं। मैंने आपको रिलायंस का एग्जाम्पल दिया था जो मोबाइल फोन बनाती है। उसके बाद क्या होता है? जब सरकार गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान कर देती है, तब यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल सही समझ में आता है, जहाँ पे सरकार के साथ साथ प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट इंटरप्राइजेज या जो पूंजीवादी लोग हैं वो भी मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है। और दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे एक पिक्चर है, उससे पहले आप देख लीजिए। इनका नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। यहाँ पे क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। तो जितनी भी आर्थिक प्रणालियों की बात हमने ऊपर अभी की है, तीनों आर्थिक प्रणालियों की, देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या उद्देश्य हमारा था, तो उन सब को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चों? प्लानिंग करनी होगी। ठीक है। योजना बनाना होगा। योजनाएं बनाएंगे तभी हम उस पर काम कर सकते हैं, और तभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था को सही ढांचे में उसका ग्रोथ, उसका विकास करना है, वही हम पूरा
कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पीसी महालनोबिस है इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में, क्योंकि जो हमारी योजनाएं थी उसका नाम दिया गया पंचवर्षीय योजनाएं, जो आर्थिक उद्योग नीति 1948 के अंतर्गत 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। उसके बारे में भी हम देख लेंगे जरूर से जरूर। ठीक है, तो इन्हें पीसी महालनोबिस को यहाँ पे भारत को आंकड़े देने वाला शख्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी योजना बनाई गई थी बेसिकली इनका जो इम्पोर्टेंस है वो फर्स्ट के बाद सेकेंड 5 ईयर, इसको बोलते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, उनमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं का जो शुरुआत थी वो की गई थी आपकी 1950 में। योजना आयोग का गठन किया गया था जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाती हैं, मतलब कि कोई भी एक योजना 5 साल के लिए बनाई गई और उसमें एक उद्देश्य रखा गया। ठीक है, तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 ईस्वी में आई थी, जिसका मेन मकसद था कृषि में सुधार करना, सिंचाई सुविधा, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, जिसमें सिंचाई सुविधाएं देना था, अच्छे क्वालिटी का बीज का प्रयोग करना, उर्वरक का प्रयोग करना, कीटनाशक का प्रयोग करना और किसानों को और सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी चीजें उसी में आती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पीसी महालनोबिस के बारे में। इसका नाम आप देख लीजिए। तो भारतीय सांख्यविद थे, जिन्हें भारतीय सांख्यिकी का पिता भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इनका जन्म 1931 में कोलकाता में हुआ था और इन्हें भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की, और 1931 में सॉरी की थी इन्होंने, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की थी। और महालनोबिस एक आर्थिक विकास मॉडल विकसित किया था, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपने बुक में देख करके मार्क कर लीजिए। ठीक है, और वो स्वतंत्र भारत के पहले योजना आयोग के सदस्य भी थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया कि पहला महालनोबिस मॉडल जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61, पहली पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था, आप लिख लो, आपके बुक में दिया ही होगा, वैसे आप देख लीजिएगा, 1951 से 1956। ठीक है, और फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसको पीसी महालनोबिस योजना भी कहा जाता है, और इसमें जो मेन मुद्दा था वो क्या था आपका, कृषि का विकास करना। ठीक है, और दूसरा तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। यह योजना का मुख्य रूप से क्या था कि सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकरण का केंद्रित था, मतलब कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में आपके उद्योगों, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज के डेवलपमेंट पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो उसमें पीसी महालनोबिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और योजना के तहत ही क्या हुआ था, मतलब कि इस्पात, मशीनरी, पूंजीगत वस्तुओं, इन सब का बढ़ावा दिया गया, इन सबको। इसके तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट, कोयले का उत्पादन बढ़ाया और रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, मैंने आपको लिख दिया है, आप एक और स्लाइड को रोक करके पढ़ लीजिए, या फिर आपको आप चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही चीज कही गई है कि पीसी महालनोबिस को भारतीय सांख्यिकी का पिता कहा जाता है और योजना आयोग के सदस्य थे। योजना आयोग को प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, मैं फिर से आपको कह रही हूँ, और योजना आयोग ही पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, और अभी वर्तमान में फिलहाल में योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, तो आप इस चीज को भी याद रखिए। ठीक है, संक्षेप में अगर आप देखें तो महालनोबिस मॉडल विकसित किया, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका आधार था। हर एक मॉडल किसी न किसी के द्वारा बनाया गया था, इसलिए उनका नाम यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो मेन मकसद था हमारा, जो मेन एम था या टारगेट था, वो था उद्योगों का विकास करना, और इसी देश ने औद्योगिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 40, ठीक है, तब तक योजना आयोग ही था, अभी नीति आयोग आ गया है। तो पंचवर्षीय योजनाओं के जो मुख्य उद्देश्य थे उसको भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय थी, ऑफकोर्स उसका मुख्य पहला उद्देश्य क्या था, वृद्धि करना, ग्रोथ करना। ठीक है, मतलब कि देश की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, मतलब कि जो एक जैसे कि जो हमारी जमीन थी आज़ादी के समय या उससे पहले बहुत ज़्यादा बंजर हो चुकी थी, खराब हालत में थी,
किसान जो थे बहुत ही पुराने ढंग से खेती करते थे, उनके पास सिंचाई की सुविधा नहीं थी। सिंचाई जो बेसिकली थी, जो कृषि थी वो बेसिकली मानसून पर निर्भर करती थी। कभी बारिश हुई तो अच्छी फसल हुई, वरना नहीं हुई। भूमि बंजर हो गई थी, उर्वरक नहीं डाले जा रहे थे, मशीनें यूज नहीं की जा रही थी, बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो सबसे पहला जो हमारा मेन टारगेट था, जो मेन लक्ष्य था, वो था उत्पादन में वृद्धि करना। और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या था, कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, पहले किसान क्या करते थे, बैल का यूज करते थे हल चलाने के लिए, तो 2-4 दिन 10 दिन आपको खेत जोतने में लग जाता था। लेकिन मशीन से वो काम, ट्रैक्टर से वो काम 1 से 2 दिन में पूरा होने लगा। उसके अलावा खाद का प्रयोग करने से क्या हुआ, उर्वरक या फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने से क्या हो गया बच्चों, कि जो उत्पादन जो था वो बढ़ गया, और फसल जो थी वो कीटों से और जो फसलें बर्बाद हो जाती थी उससे भी वो बच गई थी। दूसरा जो हमारा एम था वो था हमारा आधुनिकीकरण, जिसको बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि हम नए नए अच्छे से कपड़े पहन ले, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मॉडर्न तकनीक का यूज करना, मशीनों का प्रयोग करना, इंसानों के जगह पे कंप्यूटर्स का यूज करना, नई नई टेक्निक्स का यूज करना, यहाँ पे ये है। ठीक है, क्योंकि इससे विकास की जो दर है वो बढ़ जाए। ठीक है, नई तकनीक, नई मशीन का यूज करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे नहीं करेंगे तो उत्पादन क्या होगा, बहुत कम होगा। और कम अगर चीज का उत्पादन होगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। और हमारे देश में उस टाइम पे गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो चीजें महंगी हो जाएंगी। जो गरीब लोग हैं वो और नहीं खरीद पाएंगे, उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, हथकरघा वाला आपको याद होगा कि वो जो कपड़ा था जो हाथ से बनाते थे, तो उसकी जगह पे क्या हुआ, अब पावर लूम और मशीनों से तेज और सस्ते कपड़े बनने लगे। तो इसकी क्या हो गई, कम टाइम में ज़्यादा कपड़े बनने लगे और लोग उसका यूज भी करने लगे। अगर हम मशीनों का यूज करेंगे या कुछ भी करें तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता भी आएगी। इसका मतलब है सेल्फ रिलायंस होना, मतलब कि आत्मनिर्भर भारत आपने काफी बार सुना होगा। मतलब कि हम बाहर से या दूसरे देश पर अपनी चीजों के लिए निर्भर ना हो करके खुद स्वयं अपने देश में उसका प्रोडक्शन कर लें, या फिर उसके जगह पे कोई दूसरी चीज है, ऑल्टरनेटिव चीज है जो सेम हमको सुविधा देगी, तो हम उसका प्रयोग करें। ठीक है, तो इसको कहते हैं यहाँ पे मतलब है आत्मनिर्भर बनने से मतलब है कि जरूरी चीजें अपने ही देश में बनाना, विदेशों से मंगवाना नहीं है। ठीक है, विदेशों पर निर्भर नहीं रहना है। जरूरी इसीलिए है क्योंकि अगर हम कोई भी चीज बाहर से मंगवाएंगे तो हमें उसके बदले में पैसा देना होगा, तो हमारे देश से पैसा कहीं ना कहीं बाहर चला जाएगा, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। उदाहरण के लिए पहले हम अनाज खाने पीने के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड हो गए थे, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी और उत्पादन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था कि जनसंख्या की जरूरतों को पूरा कर सके, उनका पेट भर सके। लेकिन हरित क्रांति आई, इसके बाद हम अपने ही देश में पर्याप्त अनाज पैदा करने लगे। हरित क्रांति, इसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, इसके बारे में हम आगे अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसका बस नाम देख लीजिए, आपको पता भी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का, चौथा लक्ष्य था वो था समानता। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, सबको इक्वालिटी देना, जिसको जितनी जरूरत है। इक्विटी है यहाँ पे। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है समान, मतलब कि इक्वालिटी और इक्विटी में डिफरेंस है बच्चों। देख लो आप यहाँ पे जो पॉइंट बना हुआ है आप देख सकते हैं, जिसको जितनी जरूरत है उसको उतनी सुविधा देना। ठीक है, मतलब सबको बराबर करना, इक्वालिटी यहाँ होना चाहिए था वैसे तो। ये पिक्चर से जो ग्रोथ को दिखा रहे हैं, मतलब अमीर और गरीब के बीच के अंतर को कम करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि चीज़ों का दाम हम इतना ज़्यादा रख देंगे कि अमीर इंसान ये बस उसको खरीद पाए, गरीब इंसान उसको खरीद ना पाए, तो ये भी सही नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो बेसिक सुविधाएं हैं ये सबको उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे मान लो कि आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, आप खुद समझो कि अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं और उसमें से 30 के पास बुक है, 20 बच्चों के पास बुक नहीं है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें मुफ्त में किताबें दें, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। ठीक है, तो हम गरीब बच्चों को बुक प्रदान करेंगे ताकि वो भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। यही समानता है, मतलब जिसको जितनी ज़रूरत है आप उसको वो चीज़ प्रोवाइड या उपलब्ध करवाएं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो अमीर इंसान है उसको भी हम 10,000 रुपये दे रहे हैं और जो गरीब इंसान है उसको भी दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। अमीर के पास तो ऑलरेडी पैसा है, उसको ज़रूरत नहीं है, तो गरीब इंसान है हम उस पर ध्यान देंगे। ठीक है, भारत की सभी पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो हमने अभी नहीं पढ़ी है, इसका मैं आपको एक चार्ट लगा दूंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आप देख लीजिएगा टाइम पीरियड 1951 से शुरुआत होकर के कहाँ तक गई है। तो इस जो चैप्टर का जो नाम था आपने पहले स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990, यानी कि 40 सालों में 7 पंचवर्षीय योजनाएं आई
और उसके बीच में कहीं कहीं गैप भी रहा है, एनुअल प्लान्स भी आए हैं, वो सब मैं आपको चार्ट में दिखा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5 ईयर प्लान्स थे, हाँ 40 सालों में 7 5 वर्षीय योजना, सॉरी 40 सालों में 7 5 वर्षीय योजना आई और हर 5 वर्षीय योजना का लक्ष्य अलग अलग था। ठीक है, तो इन 40 सालों में कितना विकास हुआ है वो इस चैप्टर में टोटल हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अभी हमने शुरुआत की है कृषि से लेकर के हम अभी कहाँ पे आए हैं, दूसरी 5 वर्षीय योजना जहाँ उद्योगों को महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो ओवरऑल जो 5 वर्षीय योजनाएं बनती हैं उसका जो मेन मकसद होता है, जो मेन टारगेट होता है वो आपका होता है गरीबी हटाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। आपको गरीबी हटाएंगे यानी कि लोगों को गरीबी हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम गरीबी कैसे हटेगी, जब हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे तो गरीबी लोगों के पास पैसे आएंगे तो गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। जीवन स्तर ऊंचा करना, अगेन पैसे, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपका जीवन स्तर मतलब कि लिविंग स्टैंडर्ड ऊपर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, समाज में समान अवसर देना, मतलब कि जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो सबको एक साथ ही इक्वल मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आसान भाषा में कहें तो ये जो योजनाएं हैं 5 वर्षीय योजनाएं, कोई भी तरह की प्लानिंग बनती है तो उसका मेन मकसद होता है कि लोगों को उससे लाभ मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे लाभ पैसे कमाने हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। और जो हमारी जो 5 वर्षीय योजनाएं थी उसका मेन लाभ जो था रोजगार मिलना था, गरीबी हटाना था और हर किसी को अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। ठीक है, ये हमारी 5 वर्षीय योजनाओं के जो मेन लक्ष्य थे। और 1950 से 1990 के बीच में योजनाओं का जो बड़ा लक्ष्य था भारत के संदर्भ में वो था आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ करना, जीडीपी ग्रोथ करना, जीडीपी को बढ़ाना, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इसका मतलब होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ। इसका मतलब होता है कि पूरे एक साल में देश की सीमा में उत्पादन होने वाले वस्तुओं और सेवाओं से ग्रोथ हो रहा है। उद्योग, सेवा और कृषि को बढ़ावा देना था। उदाहरण के लिए टाटा स्टील जैसी बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या करती है, कारखाने स्थापित करती हैं। उसके बाद है मॉडर्नाइजेशन, जिसका मतलब होता है कि नई मशीन, नई तकनीक और अच्छा ठीक है, यहाँ पे भी हरित क्रांति आ गई, जिसमें कि क्या है, मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि जो है नई तकनीक, मशीनों, इन सब का प्रयोग करके उत्पादन शक्ति को बढ़ाना, जिसमें कि हमने हरित क्रांति में हमने हाई यील्डिंग वैरायटी से, जिसको बोलते हैं HYB सीड्स। ठीक है, HYB सीड्स का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। उर्वरक का उपयोग करेंगे तो इससे क्या होगा, कीटनाशक का प्रयोग करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन क्या होगा, तभी तो बनेगा भारत मॉडर्न। फिर क्या करेंगे, सिंचाई सुविधाएं देंगे, मशीन का प्रयोग करेंगे, सिंचाई सुविधाएं दी जाएंगी, मशीनों का प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं उत्पादन में वृद्धि होगी। तो किसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अनाज उगा पाएगा, तभी वो क्या करेगा, उसको मार्केट में, बाजार में बेच करके अपना प्रॉफिट या पैसा कुछ अपने पास भी रख पाएगा। उसके अलावा क्या है बच्चों, आत्मनिर्भरता, मैंने अभी आपको बताया था कि विदेशों से सामान नहीं मंगवाना है, अपने देश में उसका उत्पादन करना है, आत्मनिर्भर बनना है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि पहले जो था गेहूं वगैरह हम अमेरिका से मंगवा लेते थे, अब वो नहीं करना है हरित क्रांति के बाद। और सबसे पहले जो आप ये बात यहाँ पे जान लो कि हरित क्रांति में जो 2 चीजें थी ना, चावल और गेहूं, इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छे मात्रा में हुआ था। हरित क्रांति से जो लाभ हुआ था वो कुछ राज्य थे आपके, पंजाब था आपका, तमिलनाडु वगैरह ये राज्य थे, इनमें हरित क्रांति से अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, इक्विटी की बात हमने पहले ही कर ली है, ये फिर से शायद रिपीट हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है, बट एक बार फिर से आप पॉइंट्स में लिखा है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको समझ आएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जो बेसिक आवश्यकता होती है हर इंसान की, उसको सबको प्रोवाइड करना। ऐसा नहीं कि कोई गरीब इंसान है जिसके पास पैसे नहीं है तो हम उसे इलाज नहीं देंगे, वैसे ही मर जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। जो गरीब इंसान है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जिनका इनकम बहुत कम है, आय बहुत कम है, वो जरूरी सब आवश्यकताएं पूरी, जैसे कि वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाते या दवाइयाँ नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार उन्हें सुविधाएं देती है, जिसमें आपका राशन कार्ड भी आता है। ठीक है, और योजनाओं से जुड़ी कुछ मुझसे मुख्य बातों में आप देख लीजिए। पहली 5 वर्षीय योजना, जिसका काल था 1951 से 56, मैंने अभी आपको बताया है इसका मेन मकसद किस पे था, इसका मेन मोटिव था कृषि को अच्छा करना, कृषि एग्रीकल्चर को सही करना, ये इसका मेन मकसद था। ठीक है, पहली वर्षीय योजना था, योजना जो बनाया जाता था उस समय योजना आयोग बनाती है, अभी भी योजनाएं बनती हैं,
बट ये नीति आयोग के द्वारा बनाई जाती हैं। कृषि पर जोर दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, भाखड़ा नांगल डाम बनाया गया था, ठीक है। औद्योगिकरण का युग था, वो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मकसद था उद्योगों पे जोर देना, भारी उद्योग स्थापित करना, और इसी समय पे आपका भिलाई राउरकेला वगैरह में आपके उद्योग स्थापित किए गए थे। 1960 के 70 के दशक में हरित क्रांति आई थी, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, जिसमें HY सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स, मतलब अच्छी क्वालिटी अच्छी गुण वाले बीजों का प्रयोग किया गया फसल उगाने के लिए, अनाज को उगाने के लिए, ठीक है। तभी तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अगर हम हर चीज़ दूसरे देश से मांग कर करेंगे तो हम आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। इसलिए है कि हर चीज़ जो ज़रूरत है अपने देश में उसको पूरा किया जाए। इसके बाद जो आया 1980 60-70 में तो हरित के दशक में अच्छा खासा डेवलपमेंट विकास हुआ है। हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा, आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ने लगे। 1980 के बाद क्या हुआ, सेवा क्षेत्र भी आगे आया। मतलब कि सेवा क्षेत्र का मतलब ऐसी चीज़ जिससे हमें सेवा मिलती है, जैसे कि आप बैंक में पैसा जमा करके अपना पैसा सुरक्षित कर लेते हो, ठीक है। आप पार्क गए, घूमने गए, वहाँ पे अच्छा लगा, मन को शांति मिली तो वो भी हमें सेवा मिली। हॉस्पिटल गए, आप बीमार थे, आपने इलाज करवाया तो आपको सेवा मिला, ठीक है। तो विकास की गति, हम कहीं बस हमने रेलवे यूज़ कर लिया, रेल फ्लाइट यूज़ कर, तो कहीं ना कहीं बस हम पैसे दे रहे हैं, उसके बदले हमें सेवा मिल रही है, हम जरूरी चीज़ों को यूज़ कर पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेवा क्षेत्र हो गया, विकास की गति तेज हुई, ठीक है। तो ये सब किसके कारण हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं हमने की, हमारी आर्थिक प्रणाली जो हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई थी उसमें दोनों पूंजीपति का भी योगदान रहा और समाजवादी लोगों का भी योगदान रहा। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी और वो अच्छे तरीके से चल रही थी। कंक्लूजन की बात यहाँ पे आप देख लीजिए, इस चैप्टर में, मतलब कि इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि 1950 से 1990 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखी गई, ठीक है। मतलब कि इन 40 सालों में जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई, टोटल 7 पंचवर्षीय योजनाएं हमने इसमें बनाई थी, तो उसमें अर्थव्यवस्था, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं एक बेस पे, एक अच्छे लेवल पर आई थी, ठीक है। और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई। तीनों क्षेत्रों में 3 क्षेत्र होते हैं। कृषि मतलब इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे, मतलब क्या अनाज उगाया जा रहा है, कैसे हो रहा है, वो होता है। दूसरा हमारा उद्योग सिंपल है, उद्योग फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ जा रहा है। तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र, जैसे कि आपके हॉस्पिटल हो गए, ट्रेन, रेलवे, बस हो गया, हेल्थ हो गया, फैसिलिटीज, पार्क वगैरह, वो आपके सेवा क्षेत्र में, बैंक वगैरह आपके सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो इनमें भी वृद्धि हुई। गरीबी कम करने, रोजगार बढ़ाने और जीवन स्तर सुधारने की कोशिश भी की गई। उसके अलावा फिर भी इन योजनाओं से उतना लाभ नहीं हुआ जितना विकास की हमें ज़रूरत थी। बट फिर भी जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी जो बिल्कुल रुकी हुई थी, जर्जर हालत में थी, खराब हालत में थी आज़ादी के टाइम पे, कहीं ना कहीं वो इतने 40 सालों में 1950 से 1990 के बाद बीच में कहीं ना कहीं एक ट्रैक पे आई थी, ठीक है। बहुत रुकी हुई नहीं थी, आगे बढ़ रहे थे हम लोग, बट हमें एक सर्टेन बूम की ज़रूरत थी और उसमें उठाव की ज़रूरत थी। तो वो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चों है, इस क्लास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो आपको एग्जाम में भी एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका है आर्थिक प्रणाली के प्रकार जो होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित, वो आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा आपका जो PC महालनोबिस है, उन्हें इसमें सांख्यिकी का जनक माना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत ज़रूरी है। और आप ये भी याद रखिए कि पहली पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था, तो कृषि को बढ़ाना था और उसका टाइम पीरियड जो था वो था 1951 से 1956 तक। दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 थी, जिसका मेन मकसद था कृषि क्षेत्र में विकास करना। और इसमें आपका जो था वो किस पे ध्यान दिया गया था, HY सीड्स पे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों पे ध्यान दिया गया था, ताकि जो उत्पादन है वो बढ़ सके, उद्योग का विकास हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। पंचवर्षीय योजनाओं का जो लक्ष्य है वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आज की क्लास को बच्चों हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगी, जिसमें हम कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आप अगर आंसर फ्रेम करते हैं तो आप पॉइंट जो है यहाँ से उठा करके लिख सकते हैं, अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। पॉइंट वाइज आपको बताया गया है, तो समझने में और याद करने में भी आसानी होगी। तो इसी तरह आप हमारी वीडियो में बने रहिए और आज के लिए इतना ही। तब तक चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।